ठीक है, अब बात करते हैं बेटा नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ। ठीक है, लास्ट के वीडियो में पूरा तरीके से नहीं हुआ है, इसलिए मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूँ। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ क्या होता है। यहाँ पे देखो ये पहले तो फॉलो नहीं कर पा रहा है रॉड्स लॉ के इक्वेशन को, बराबर। अब यहाँ पे नेगेटिव क्यों है, क्योंकि डेल्टा एच की वैल्यू लेस देन 0 है। रिएक्शन क्या होगी बेटा, एक्सोथर्मिक होगी। सॉल्यूशन किस फॉर्म में मिक्स होगा, एक्सोथर्मिक फॉर्म में। ठीक, तो एक्सोथर्मिक फॉर्म में होगा तो एनर्जी रिलीज होती है वहां पे, मतलब दो को वो क्या कर रहा है, एक कर रहा है। तो सॉल्यूशन में बॉन्डिंग बढ़ रही है, तो बॉन्डिंग बढ़ रही है इसका मतलब इंटरेक्शन बढ़ेगा, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर वहां पे क्या होगा, कम होती जाएगा। तो देखो आप आगे ये वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, दो को एक कर रहे हैं। तो दो को एक कर रहे हैं तो वॉल्यूम का पैरामीटर अपने आप क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। तो देखो वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव डेविएशन है, तो ऑब्वियसली है कि जो रॉड्स लॉ के हमारे जो फॉर्मूले लिखे हुए थे उससे वैल्यू जो होगी इसकी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो देखो यहाँ पे पी ए की वैल्यू, पी बी की वैल्यू, पी टोटल की वैल्यू क्या हो रही है, लेस देन आ रही है। तो ये सारे कौन है हमारे, पार्शियल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर, और ये हमारा वेपर प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। अब अगर देखेंगे, अगर ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है तो उसके पीछे का रीजन क्या है कि भाई इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो है ए बी का काफी स्ट्रांग है। किसके कंपैरिजन में, ए और बीबी के कंपैरिजन में। अगर ए और बीबी के कंपैरिजन में अगर ए बी का इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन अगर स्ट्रांग है तो वो लिक्विड को वेपराइज होने ही नहीं देगा, और अगर लिक्विड वेपराइज नहीं होगा तो वहां पे वो डेविएशन वहां पे वो हम लोग को रॉड्स लॉ के इक्वेशन को फॉलो ही नहीं करने देगा, क्योंकि रॉड्स लॉ में क्या बोला जाता है कि भाई आइडियल सॉल्यूशन है तो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन एज इट इज हो, पर यहाँ पे तो इसका ए बी का इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ज्यादा है ए और बीबी के कंपैरिजन में, इसलिए लिक्विड को ये होल्ड करके रख रहा है, सॉल्यूशन को जो है वो होल्ड करके रख रहा है, वेपराइज नहीं होने दे रहा है। तो वेपराइज नहीं होगा तो ऑब्वियसली वॉल्यूम का पैरामीटर भी कम होगा, और इनकी वजह से वेपर प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा। अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उसका बढ़ेगा। जैसे सॉलिड का बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड से ज्यादा होता है ना, कुछ उसी तरीके से है इसका। तो यहाँ पे क्या होता है कि सॉलिड जो होते हैं वो स्ट्रांगली होल्ड होते हैं, उसी तरीके से लिक्विड में भी ऐसा नेचर है कि भाई लिक्विड में जो इंटरेक्शन है वो काफी स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग होने की वजह से उसको वो छोड़ ही नहीं पा रहा है, उसको वेपर में कन्वर्ट ही नहीं करेगा। तो वेपर में वो कन्वर्ट नहीं करेगा तो उसका वेपर प्रेशर वहां पे क्या होगा, कम होते जाएगा, डिक्रीज होगा, और उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा बेटा, हाई रहेगा। ठीक, अब इसके एग्जांपल्स क्या है, तो एग्जांपल एसीटोन प्लस एनिलीन, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, ये हमारा मिथेनॉल प्लस एसिटिक एसिड, वाटर प्लस एसिटिक एसिड, वाटर प्लस HCl। अब इनके अंदर क्या है, ये एग्जांपल में आप लोग को ज्यादातर जो मिलेंगे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले एग्जांपल मिलेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हो रहा है कि वो स्ट्रांगली होल्ड करके रखे अपने एक जगह पे, तो उसकी वजह से क्या है कि लिक्विड वेपराइज नहीं हो रहा है, और वेपराइज नहीं होने की वजह से उनका वेपर प्रेशर कम होते जा रहा है। तो वेपर प्रेशर लो रहेगा तो उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, बहुत हाई रहेगा, मतलब उसको हमें ज्यादा हीट करना पड़ेगा तब जाके लिक्विड वेपराइज होगा। ठीक है, तो उनका वेपर प्रेशर कम है और उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। और इसके पीछे की जो मेन वजह है ना बेटा, वो ये वाला ही पॉइंट है। यहाँ पे ये इंटरेक्शन ए बी का बहुत ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, ए और बीबी के कंपैरिजन में, इसी के वजह से ये सारे इफेक्ट्स हो रहे हैं। तो ग्राफ भी देखो आप उसी के हिसाब से है। पहला वाला जो ग्राफ था वो ऊपर के साइड में हमें लाल अक्षर से दिखा रहा था, अभी नेगेटिव डेविएशन है तो ऑब्वियसली इस लाइन के वो नीचे ही जाएगा, इसकी वैल्यू हमेशा इससे ज्यादा ही रहेगी ना, बराबर है, इस वाले की वैल्यू हमेशा इस लाल वाले लाइन से ज्यादा ही रहेगी, बराबर है। इसलिए नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है ना, तो ये कर्व क्या हो रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे के डायरेक्शन में शो कर रहा है। तो सारे कर्व देखो आप नेगेटिव के डायरेक्शन में शो कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये जो PA नॉट है और ये जो PB नॉट है, ये कौन है बेटा, वेपर प्रेशर है। ये कौन है, वेपर प्रेशर है। ठीक है ना, ये वेपर प्रेशर रहेगा प्योर सब्सटेंस का, जिसको सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, ये वेपर प्रेशर रहेगा प्योर सोल्यूट और सॉल्वेंट का रहेगा, जो कि यहाँ पे इंडिकेशन दिया हुआ है। और ये ग्राफ किसका है, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ है। ठीक है, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ है। तो यहाँ पे XA की वैल्यू 1 थी, इसलिए यहाँ पे देखो ये यहाँ पे 1 इंडिकेशंस में है। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन आगे बढ़ेगा XA का, वैसे वैसे ये कम होते जाएगा, और यहाँ पे आके क्या हो गया, 0। XA की वैल्यू, XB की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे 0 है। अब ये क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा ऊपर की तरफ, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन क्या है, बढ़ते जा रहा है। तो मोल फ्रैक्शन 0 से कहाँ जा रहा है बेटा, 1 की तरफ जा रहा है।
तो XB की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब इसका ग्राफ क्या होगा, ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। और इन दोनों वाले पॉइंट को जो जोड़ रहा है ये हमारा कौन है बेटा, डाल्टन लॉ ऑफ टोटल प्रेशर। टोटल पार्शियल प्रेशर का क्या है, ये लाइन है जो दोनों के बीच में क्या कर रहा है, ग्राफ को ज्वाइन करवा रहा है, ठीक। तो ये हमारा हो गया बेटा नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ। आप लोग ये नोट डाउन कर लो, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी का बाद में देखेंगे, ठीक है। आप लोग को रीड करना है, ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। रीडिंग पार्ट आप लोग को कंटिन्यू रखनी है, तो ये आप पहले नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट वाले पार्ट के ऊपर। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट के ऊपर। अब हमारा जो है ना बेटा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है एज़ोट्रॉपी मिक्सचर। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा क्या है बेटा, एज़ोट्रॉपी। एज़ियोट्रॉपिक मिक्सचर, एज़ियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो ये जो एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर है इसको इसका मीनिंग क्या है बेटा, इसका मीनिंग मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। यहाँ पे टेम्परेचर की इसमें वर्ड क्या आता है, कांस्टेंट इंडिकेट होता है। तो एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, क्या क्या कंडीशंस है एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर के लिए। मीनिंग बेटा जो एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर का है ना उसके मैं आपको पॉइंट्स में ही लिखा के दे रहा हूँ कि भाई एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर मतलब क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ध्यान दो, यहाँ पे पहले क्या बोला जाता है कि भाई ये एक तो बाइनरी सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। ये कौन होना चाहिए, हमारा बाइनरी सॉल्यूशन होना चाहिए जिसके अंदर सोल्यूट एक होना चाहिए और सॉल्वेंट भी एक ही रहना चाहिए। तो बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होता है, एक ही सोल्यूट और एक ही सॉल्वेंट होता है, बराबर। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो कंपोजिशन रहेगी वो सेम कंपोजिशंस होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कंपोजिशंस क्या होंगे बेटा, सेम कंपोजिशंस होंगे। अगर इसका और इसका कंपोजिशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। 50% ये तो 50% ये, ठीक है। तो इनके कंपोजिशन भी क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा, ठीक। उसके बाद में कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। और चौथा पॉइंट जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज नॉट पॉसिबल। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं रहेगा। तो एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर होने के लिए क्या चीजें जरूरी है, एक तो पहला बाइनरी सॉल्यूशन होना चाहिए जिसके अंदर एक ही सोल्यूट और एक ही क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट होना चाहिए। फिर उनके कंपोजिशन कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, बराबर। उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होने चाहिए, बराबर। उसके बाद में वहां पे कोई भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जो पॉसिबिलिटी है ये कब होगी, जब डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, ऑफ टू कंपोनेंट। तो दो कंपोनेंट का जब बॉइलिंग पॉइंट अलग रहेगा तभी वहां पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है बेटा, पॉसिबल है। क्योंकि देखो अगर आप लोग को एक चीज मिक्स करके दिए हुई है और आप लोग को बोलना है कि इनको सेपरेट आउट करो, तो आप लोग क्या करोगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इंडिकेट करोगे। जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री होती है ना बेटा, तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में क्या होता है कि जब हम लोग क्रूड ऑयल को फिल्टराइट करते हैं तो उसको किसमें कन्वर्ट करते हैं, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, नेफ्थलीन बोलो या फिर टार वगैरह बोल दो या एलपीजी गैस वगैरह में बोल दो। इसमें पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते जाते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम ये अलग अलग लेवल पे क्यों अलग अलग चीजें निकालता है, क्योंकि अलग अलग लेवल पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अलग अलग होता है। तो पहले जो होगा वो एलपीजी गैस निकल जाएगा, फिर पेट्रोल निकलेगा, फिर उसके बाद में डीजल निकलेगा, फिर केरोसिन निकलेगा, ऐसे चलते जाएगा ये फ्लो, ठीक है। क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, डिफरेंस है। तो यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है तभी पॉसिबल है जब वहाँ पे दो कंपोनेंट के बीच में क्या हो, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस हो।
एक का हाई और दूसरे का क्या हो, कम हो, तभी जाके ये बॉइलिंग पॉइंट की पॉसिबिलिटी से हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हैं। पर यहाँ पे तो बॉइलिंग पॉइंट ही कांस्टेंट है भाई, और ऊपर से कंपोजिशन भी कैसे सेम है, तो सेम कंपोजिशन और कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होगा तो वहां पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की पॉसिबिलिटी क्या है, ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को क्या चाहिए, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट चाहिए दो कंपोनेंट के, इसका और इसका दोनों कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। ठीक, अब नेक्स्ट खासियत क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यहाँ पे आप जो सोल्यूट ले रहे हो और जो सॉल्वेंट ले रहे हो आर ऑलवेज इन लिक्विड, आर ऑलवेज इन अ लिक्विड, तो ये लिक्विड में ही होना चाहिए। दोनों सोल्यूट और सॉल्वेंट किस में होने चाहिए बेटा, लिक्विड में ही होने चाहिए। तो ये कंडीशंस है सारे एजोट्रोपी मिक्सचर के लिए, आप लोग इसे नोट डाउन करो, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आप देखते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पे एजोट्रोपी मिक्सचर कितने तरीके के हैं, बाइनरी सॉल्यूशंस में, ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन में एजोट्रोपी मिक्सचर दो तरीके के हैं, ठीक है, दो तरीके के एजोट्रोपी मिक्सचर है। एक शो करता है मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोपिक मिक्सचर, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोपिक मिक्सचर, और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोपिक मिक्सचर। तो दो तरीके के हैं बेटा एजोट्रोपिक मिक्सचर, बाइनरी, ये दोनों के दोनों किस में होंगे बेटा, ये बाइनरी सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना, ये कौन सा सॉल्यूशन होगा, बाइनरी सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोपिक मिक्सचर और यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोपिक मिक्सचर। ठीक, तो यहाँ पे अभी इन दोनों के बीच में का डिफरेंस क्या है, ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो हम लोग पहले पॉइंट्स में ही मेंशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि नॉन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन which show very large positive deviations from Raoult's law at same compositions, मतलब क्या हो रहा है कि जो नॉन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन जो होगा उस वो क्या शो कर रहा है, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन कर रहा है फ्रॉम रॉड्स लॉ, पर वहां पे सेम कंपोजिशन है, सेम कंपोजिशन पे उनका डेविएशन क्या शो कर रहा है, वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। और अभी हम लोग ने नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो चीजें देखी है, एक पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा नेगेटिव डेविएशन। अगर ये पॉजिटिव डेविएशन है बेटा तो यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या रहेगा, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोजिशंस इज हाई एंड बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे क्या रहेगा उस कंपोजिशन का, लो। अगर ये पॉजिटिव डेविएशन कर रहा है फ्रॉम रॉड्स लॉ तो वहां पे उनका वेपर प्रेशर क्या रहेगा, कंपोजिशन का हाई रहेगा, और वहां पे बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या रहेगा बेटा, लो रहेगा। ठीक, और यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखना कि ये वाला जो कंपोनेंट है ये फॉर लिक्विड के लिए है, मोल फ्रैक्शन इन अ लिक्विड फेज एंड मोल फ्रैक्शन इन अ गैसियस फेज, या फिर हम लोग वेपर फेज में बोलते हैं, दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है ना, ये क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो ये मोल फ्रैक्शन इन अ लिक्विड फेज इज इक्वल टू द सेम होना चाहिए मोल फ्रैक्शन इन अ वेपर फेज। ये अगर फॉलो कर रहा है मतलब वो कौन सा है, एजोट्रोपिक मिक्सचर है बेटा। अगर ये कंडीशन वो फॉलो कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एजोट्रोपिक मिक्सचर। क्योंकि देखो लिक्विड फेज और वेपर फेज दोनों के कंपोजिशन कैसे सेम है, ठीक है, लिक्विड फेज में भी और वेपर फेज में भी उनके दोनों के कंपोजिशन कैसे हो गए, सेम होने चाहिए। तो इसी को ये अगर कंडीशन फॉलो हो रही है तो वो कौन से टाइप का मिक्सचर है बेटा, एजोट्रोपिक मिक्सचर रहेगा। ठीक, फिर यहाँ पे मैंने क्या बोला आपको कि भाई मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोपिक मिक्सचर किसको बोलते हैं, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है फ्रॉम रॉड्स लॉ। और कौन सा सॉल्यूशन होगा, वो नॉन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन। अगर ऐसा है तो उनका वेपर प्रेशर कंपोजिशन क्या क्या रहेगा, हाई रहेगा, और उनका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे क्या रहेगा बेटा, लो रहेगा। क्योंकि आपको पता है इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो मैंने आप लोग को प्रीवियस लेक्चर में क्या है ऑलरेडी बता चुका हूँ
उसी की वजह से ये असर पड़ रहा है, बराबर है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे कौन है बेटा, इथेनॉल एंड वाटर। तो इथेनॉल और वाटर जो है वो इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पे इथेनॉल और वाटर जो है इनका अगर हम लोग मिक्सचर करें तो यहाँ पे इनके कंपोजिशन जो होंगे वेपर फेज और लिक्विड फेज में कैसे होंगे, सेम रहेगा। वेपर फेज और लिक्विड फेज में क्या होंगे, सेम होंगे। कैसे, तो वो देखो यहाँ पे मान के चलो मैंने ये XA लिखा फॉर लिक्विड के लिए, तो इनका ही YA जो रहेगा वो किस में रहेगा बेटा, वेपर में रहेगा। सेम लिक्विड है और उसका कंपोजिशन वेपर फेज में भी कैसा है, सेम है। उसी तरीके से XB, तो दूसरा मैं लिक्विड ले रहा हूं, उसका भी कंपोजिशन क्या रहेगा, वेपर फेज में कैसा रहेगा बेटा, B का वेपर फेज में भी सेम रहेगा। तो यहाँ पे देखो ये XA जो है ना वो फॉर इथेनॉल के लिए और XB जो है वो है वाटर के लिए। अगर XA जो है वो बराबर YA है, मतलब उसका जो लिक्विड फेज होगा वो वेपर फेज के कंपोजिशन के अगर बराबर है, तो सेम यहाँ पे लिक्विड फेज वाटर का भी वेपर फेज के क्या रहेगा बेटा, बराबर रहेगा। और अगर ये बराबर है मतलब ये कंडीशन वो फॉलो कर रहा है, और ये कंडीशन अगर वो फॉलो कर रहा है तो कौन से टाइप का मिक्सचर है बेटा, वो एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर है। तो ये कंडीशंस है किसके लिए बेटा, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर के लिए। इसका ग्राफ भी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, एक वेपर कंपोजिशन के साथ में है और दूसरा टेम्परेचर के कंपोजिशंस के साथ में है, ठीक। तो पहले ये हो गया हमारा। अब बात करते हैं इसके बारे में क्या है। अब ये क्या बोल रहा है हमें, ये हमें शो कर रहा है कि भाई नॉन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन which show negative deviations from Rod's law at same composition अब यहाँ पे मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर किसके बारे में बात कर रहा है, नॉन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन, पर यहाँ पे डेविएशन कैसा है बेटा, नेगेटिव डेविएशन है। तो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ एट अ सेम कंपोजिशन, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। और अगर ये कंडीशन है तो ऑब्वियसली इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे वेपर प्रेशर उसका क्या रहेगा, कम रहेगा, और वहां पे बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या रहेगा बेटा, हाई रहेगा। हम लोग ने नॉन आइडियल में देखा ही है ना, नेगेटिव डेविएशन में अगर वेपर प्रेशर कम है तो क्यों कम है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ज्यादा है। तो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ज्यादा होने की वजह से वहां पे वेपर प्रेशर कम हो रहा है और वहां पे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रही है, उसकी बढ़ रही है। तो ये हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर रहेगा, ठीक। अब इसके लिए क्या मेंशन किया हुआ है, एग्जांपल क्या है, तो इसके लिए इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड। इसका जो है कंपोजिशन जो है वो मिक्स किया हुआ है 68% का, ठीक है। ये 68% है और ये कितना है बेटा, 32%। यहाँ पे जो इथेनॉल और वाटर है, यहाँ पे जो इथेनॉल का जो परसेंटेज है वो 95% है और इसका कितना है बेटा, 5% है, ठीक है। तो ये कंपोजिशन मिक्सचर है बेटा, इसका टोटल 100 ही होना चाहिए, ये भी टोटल 100 ही होना चाहिए, ठीक है। पर यहाँ पे कंपोजिशन इन दोनों के कैसे होने चाहिए, बराबर के ही होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा पॉजिटिव डेविएशन के लिए और ये हमारा नेगेटिव डेविएशन। अगर पॉजिटिव डेविएशन अगर बोल दिया तो वो मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रोपिक मिक्सचर है, और अगर नेगेटिव डेविएशन अगर बोल दिया तो वो क्या है, मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रोपिक मिक्सचर है। अगर इनकी कंडीशन ऐसी है तो उसकी वजह से असर किसके ऊपर पड़ रहा है बेटा, वेपर प्रेशर के ऊपर। तो वेपर प्रेशर उस कंपोजिशन का क्या रहेगा, हाई रहेगा, और बॉइलिंग पॉइंट उनका क्या रहेगा, लो रहेगा। यहाँ पे वेपर प्रेशर कम है और उल्टा बॉइलिंग पॉइंट क्या है बेटा, ज्यादा है, इसीलिए हम इसको मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रोपिक बोलते हैं और इसे हम मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रोपिक मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोग यहाँ पे मेंशन करवा दो, ये वाला लिख लो आप एक बार। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना, कंपोजिशन चेंज नहीं होंगे, ठीक है। आइसोट्रोपिक मिक्सचर में कंपोजिशन हमेशा कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, उसी को हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक मिक्सचर, ठीक है। अब हम लोग इसके ग्राफ के ऊपर भी बात करेंगे। चलो, हो गया बेटा ये सारा चीज नोट डाउन करना,
ठीक है। तो ये चीज जो होगी हमारी, ये एक्स फॉर द लिक्विड और ये उसी का वेपर फेज में। हाँ, तो ये चीज ध्यान में रखना। मैं लगे तो और बार ऊपर लिखा देता हूं दोबारा। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या बोला बेटा, आइसोट्रोपिक मिक्सचर में इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या बताई है कि यहाँ पे कंपोजिशन जो होगी, ठीक है, लिक्विड का अगर ये है कंपोजिशन, कोई भी मान के चलो, आई मतलब सोल्यूट या सॉल्वेंट। यहाँ पे आई आप लोग का कौन हो सकता है, सोल्यूट हो सकता है और सॉल्वेंट हो सकता है, ठीक है। उनके कंपोजिशन जो रहेंगे लिक्विड फेज का, वही कंपोजिशन किसके बराबर होना चाहिए, वेपर फेज के कंपोजिशन के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका भी आई जो रहेगा वो सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन अगर है तो वो किसको बोला जाता है, आइसोट्रोपिक मिक्सचर को बोला जाता है। वहां पे कंपोजिशन सेम होंगे और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये कंडीशन आइसोट्रोपिक मिक्सचर फॉलो करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे ये कंपोजिशन सेम होनी चाहिए। अगर ये सेम नहीं रहे तो यहाँ पे ये क्या कर देगा, पैरामीटर चेंज कर देगा, ठीक है। तो वो आइसोट्रोपिक मिक्सचर नहीं कहलाएगा। अगर ये इक्वल है तो वो आइसोट्रोपिक मिक्सचर है, अगर नहीं है तो वो आइसोट्रोपिक मिक्सचर नहीं है, ठीक। अब हम लोग ग्राफ देखते हैं। पहले देखते हैं हम लोग मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट आइसोट्रोपिक मिक्सचर। सबसे पहले हम लोग इसका ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका ग्राफ में देखो अभी कैसे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये हमारा वेपर और कंपोजिशंस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हमारा वेपर फेज है और ये हमारा कंपोजिशंस है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये हमारा वाटर है और ये हमारा C2H5OH है, ठीक। और उसी तरीके से यहाँ पे भी C2H5OH और यहाँ पे हमारा कौन है बेटा, वाटर। तो ये हमारा कंपोजिशंस और ये हमारा क्या रहेगा बेटा, टेम्परेचर। ये टेम्परेचर का ग्राफ और ये कंपोजिशन का ग्राफ, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ग्राफ का जो इंडिकेशन है वो कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बेटा, इसका और यहाँ का अगर कंडीशंस आप देखते हो, सॉरी यार ये ग्राफ इसके लिए नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इंडिकेशंस अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से इंडिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, ये वाटर, ठीक। और यहाँ पे कौन आएगा आप लोग का, ये इथेनॉल। और यहाँ पे इनके जो कंपोजिशंस है वो कंपोजिशंस आप लोग को कुछ इस तरीके से दिखेंगे, ठीक है। उनके कंपोजिशन आप लोग को कुछ इस तरीके से इंडिकेट होंगे। तो ये जो पैरामीटर यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, इसको मैं रेड पेन से लिखता हूँ लगे तो, ठीक है। ये वाला जो इंडिकेशन दिख रहा है ना, रेड लाइन, ये आप लोग का आइसोट्रोपिक पॉइंट है। ये कौन है आपका, आइसोट्रोपिक पॉइंट है, जहां पे सेम क्या हो गए बेटा, इनके कंपोजिशंस हो गए। इनके कंपोजिशंस यहाँ पे क्या रहेंगे, सेम रहेंगे इस वाले पॉइंट पे। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला हुआ है, ये ऊपर का जो रहेगा वो लिक्विड फेज रहेगा और नीचे का जो रहेगा वो वेपर फेज रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ऊपर का लिक्विड फेज और नीचे का क्या रहेगा बेटा, वेपर फेज। उसी तरीके से यहाँ पे देखो, ये जो है हमारा ये मोल फ्रैक्शन है ऑफ वाटर और यहाँ पे भी हमारा ये मोल फ्रैक्शन रहेगा बेटा वाटर का, ठीक। अब यहाँ पे देखो वेपर फेज के हिसाब से ये हो गया। अब टेम्परेचर के हिसाब से अगर हम बात करें तो टेम्परेचर के हिसाब से कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ होता है, ऐसा, और ये इस वाले पॉइंट पे चला जाता है। तो यहाँ का ये जो डिफरेंस आप लोग को दिख रहा है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे इसका टेम्परेचर है बेटा इथेनॉल का 253 केल्विन और वाटर का है 273 केल्विन। ऑब्वियसली है कि वाटर का टेम्परेचर ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, इथेनॉल के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाले पिक पॉइंट पे आप लोग को क्या मिल रहा है बेटा, आइसोट्रोपिक मिल रहा है। ये क्या मिल रहा है आप लोग को, आइसोट्रोपिक मिक्सचर मिल रहा है इस वाले पॉइंट पे।
और आप अगर देखोगे तो ऑब्वियसली इनका और इनका जो टेम्परेचर है, इससे इसका आइसोट्रोपिक का टेम्परेचर क्या है बेटा, कम है। ये वाले पॉइंट का टेम्परेचर क्या है, इन दोनों के कंपैरिजन में कम ही है, तो कम है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रोपिक मिक्सचर। ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रोपिक मिक्सचर क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका जो आइसोट्रोपिक मिक्सचर का जो पॉइंट है वो कैसा है, लो टेम्परेचर पे इंडिकेट कर रहा है, और इसकी वैल्यू जो होती है ना वो होती है 351 केल्विन। ठीक है, इतना टेम्परेचर कम होता है, बराबर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वाले पॉइंट को जो टच कर रहा है ऐसा, तो ऊपर वाला जो होगा वो आपका वेपर फेज रहेगा, ये ऊपर वाला जो रहेगा ये वेपर फेज, और नीचे वाला जो रहेगा वो लिक्विड फेज रहेगा। तो वेपर फेज और लिक्विड फेज कंपोजिशन आप देखो ऊपर और नीचे में ऐसे अलग अलग ग्राफ में इंडिकेट हो रहे हैं, पर यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे और यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे दोनों के कंपोजिशन कैसे है, सेम है। किसके बराबर, इन दोनों के बराबर। लिक्विड और वेपर क्या हो रहे हैं, इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे क्या हो रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो सेम आ रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, आइसोट्रोपिक पॉइंट बोलते हैं, जहाँ पे कंपोजिशन क्या हो रहे हैं, सेम पॉइंट पे आके मिल रहे हैं। ठीक है, और टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो रहा था, इस वाले पॉइंट पे कम हो रहा था, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रोपिक मिक्सचर। ठीक, तो ये ग्राफ आप नोट डाउन कर लो इसके लिए। ठीक, अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट वाला ग्राफ जो होगा वो होगा हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रोपिक मिक्सचर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रोपिक मिक्सचर। ठीक है, मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रोपिक मिक्सचर। अब इसके भी हम लोग को ग्राफ देखने हैं, सेम है पर थोड़ा सा डिफरेंस होगा उन दोनों के अंदर ग्राफिकल पैरामीटर में। तो यहाँ पे आप देखो दो पैरामीटर बनाया मैंने, पहले ये बना रहा हूँ मैं वेपर प्रेशर के और एक्स वाटर, यहाँ पे भी मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, और ये हमारा किसके लिए रहेगा बेटा, टेम्परेचर के लिए। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या चीज हो रही है, यहाँ पे मैं इस वाले पॉइंट पे और ये वाले पॉइंट पे इंडिकेशन देता हूँ। ठीक, ये हमारा HNO3 है और ये हमारा रहेगा बेटा वाटर, ये वाटर और ये हमारा HNO3। ठीक, अब इनके कर्व कैसे है, तो इनका कर्व जो है कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है ऐसा। ठीक, यहाँ पे इस तरीके से हम लोग को डॉटेड लाइन में बनाना है, और यहाँ पे इनके जो कंपोजिशंस है वो यहाँ पे इस जगह पे आके मिल रहे हैं। तो ये वाला जो पार्ट होगा ये आपका कौन है बेटा, आइसोट्रोपिक मिक्सचर या आइसोट्रोपिक पॉइंट हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो ये वाला जो होगा हमारा ये कौन है बेटा, आइसोट्रोपिक पॉइंट है। ठीक है, जहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है ये लिक्विड फेज में है और ये कंपोनेंट किसमें है बेटा, वेपर में है। तो ये पॉइंट जो मिल रहा है यहाँ पे लिक्विड और वेपर क्या हो रहे हैं, सेम कंपोजिशन पे आके मिल रहे हैं। तो इनका कंपोजिशन क्या है, सेम मिल रहा है, इसलिए ये आइसोट्रोपिक पॉइंट होगा। ये कौन होगा हमारे लिए, आइसोट्रोपिक पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, और इनका परसेंटेज कितना है बेटा, ये 68% है कंपोजिशन में, और इसका कितना है 32%। इनका कंपोजिशन कितना है 32%। ठीक, अब सेम यहाँ पे अगर बात करेंगे टेम्परेचर के ऊपर, तो टेम्परेचर में क्या इंडिकेशन दिया है भाई कि यहाँ पे ये इस जगह पे पॉइंट पे मिल रहा है। ठीक, और ये हमारी क्या आएगी, डॉटेड लाइन आएगी इस वाले पॉइंट को रीच करते हुए। तो ऊपर वाला जो रहेगा वो वेपर रहेगा, क्योंकि आप लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो लिक्विड से वो वेपर में कन्वर्ट होगा, और ये वाला जो पॉइंट होगा तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या रहेगा, इसके लिए आइसोट्रोपिक पॉइंट रहेगा। ये हमारे लिए क्या रहेगा बेटा, आइसोट्रोपिक पॉइंट रहेगा। मैंने क्या बताया, आइसोट्रोपिक पॉइंट होने के लिए कंपोजिशन लिक्विड और वेपर फेज के सेम जगह पे मिलने चाहिए। तो यहाँ पे देखो लिक्विड और वेपर फेज का सेम कंपोजिशन पे आके मिल रहा है, यहाँ पे भी लिक्विड और वेपर फेज का काम मिल रहा है, सेम कंपोजिशन पे आके मिल रहा है। ठीक है, तो इसी के वजह से ये जो दो ग्राफ है मैंने आप लोग को एक वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के साथ में और टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन के साथ में आपको बना के दिखाया। तो ये वाला ग्राफ किसके लिए होगा बेटा, मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रोपिक मिक्सचर कहलाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग नोट डाउन कर लो। आज के लिए हमारा इतना ही है। ठीक है, तो अभी ये सारे चीज हो जाने के बाद में अभी आप लोग को क्या करना है, इसमें थोड़ा सा स्टडी कर लो, बुक रीड करो, रेफरेंस बुक देखो। ठीक है, और उसके बाद में अगर कोई डिफिकल्टीज है तो आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज डाल दो। ठीक, चलो, थैंक यू।